सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस प्यार भरी क्लास में 10 मिनट शो में। आज हम आप सभी के साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे टॉप लेवल के स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको लेकर कंफ्यूज्ड भी रहे हैं, तो उनको एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर मेरे बच्चों आप लोगों ने इससे पहले कोई कोचिंग नहीं ली है, चीज़ों को ठीक ढंग से बेसिक टू टॉप लेवल अगर समझा नहीं है, तो ये क्लास शायद आपको परेशान कर सकती है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम एक बार बहुत अच्छे से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो आप करियरविल ऐप पर मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वोकैबलरीज, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पर आप लोगों को महारत हासिल कराते हैं, ताकि आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन को, सीडीएस को, एनडीए को, टीचिंग एग्जाम्स को, बैंक एग्जाम्स को बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की मज़ेदार कहानी ये बन जाएगी कि आप सबसे पहले लिखे हुए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं आपके साथ मिलकर के डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन को पहले एक बार आप पढ़ेंगे, बनाएंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिटवीन द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन इंडियन सिटीजन, बिटवीन द एडवांटेजेस, देखो जो बिटवीन शब्द होता है ना, ये बेसिकली एक प्रेपोजिशन होता है, और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की बात है, बिटवीन बताता है। लेकिन जब एक से ज्यादा चीजों के बीच में कोई चीज कंसीडर की जाती है, तो बिटवीन नहीं, हम लोगों को अमंग की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ लिखा बिटवीन द एडवांटेजेस, अगर यहाँ टू लिखा होता तो बिटवीन अपनी जगह वैलिड है, और जब यहाँ पर कोई संख्या ही निर्धारित नहीं है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है अमंग का हम यूज करें। अमंग द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन इंडियन सिटीजन, फ्रीडम टू वर्शिप वंस ओन गॉड इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द ऑर्थोडॉक्स। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इंडियन सिटीजन होने के नाते, ठीक है ना। उनमें से एक ये जो है आपका बेनिफिट है, जो आप लोगों का मतलब फायदा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस पॉइंट को हम और कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ बिटवीन की जगह अमंग को प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप पहले पढ़ेंगे मेरे बच्चों। हर एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से स्क्रीन को रोक कर पढ़ें, बनाएं। गलत हो जाएगा क्या होगा, कोशिश करना ज्यादा जरूरी है। शाबाश। अब हमारे सामने लिखा है हाउएवर। हाउएवर अपने आप में एक एडवर्ब होती है बच्चों, है ना, जो कॉन्ट्रडिक्शन बताती है, कही गई स्टेटमेंट में कॉन्ट्रास्ट बताती है। हालांकि ऑन द इवनिंग ही रिटर्न्ड, क्या लिखा है, विद वन फुट लिंपिंग। लिंपिंग का मतलब लंगड़ाते हुए, एक पैर लंगड़ाते हुए। बिकॉज हिज हील वॉज वुंडेड, क्योंकि जो उसकी हील थी उस पर चोट लगी हुई थी। अब बात को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो सर जो हमारे सामने ड्यूरेशन बताने वाले समय हैं, जैसे अगर मैं आपके सामने कहूँ मॉर्निंग, मैं अगर आपके सामने कहूँ इवनिंग, ठीक है, मैं अगर आपके सामने कहूँ आफ्टरनून, ठीक है ना, तो ये जो हमारे सामने ड्यूरेशन बताने वाले समय है, द के साथ इन हम लगाते हैं। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक टाइम की हम बात करें, जैसे एट नून, मैंने कहा एट नाइट, एट डॉन, तो इनके साथ प्रेपोजिशन हमेशा फिक्स रहती है। एट डस्क, इनके साथ हमेशा प्रेपोजिशन फिक्स रहती है एट, ठीक है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑन द इवनिंग कहना फ्रेज ही अपने आप में गलत है, तो इसके लिए हमें क्या कहना होगा, इन द इवनिंग। तो पॉइंट में यहां पर हमें गलती करनी है, ठीक है बच्चे। तो चीजों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे सामने एक अगला आता है मेरे नन्हे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ेंगे ध्यान से। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब इस लिखे हुए सवाल की बात करते हैं। इन देयर स्टडी, उनके रिसर्च में, उनके अध्ययन में, दे ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग। देखो अमंग की जब हम बात कर रहे होते हैं बेटा, तो कोई भी पॉइंट जब हमारे सामने एक से ज्यादा, तो अमंग की कंसीडरेशन हमें समझ में आती है कि इस एक पॉइंट को एक से ज्यादा लोग एक बार में कंसीडर करते हैं, ठीक है जी, हाँ कि नहीं। लेकिन अब ये जितने भी लोग हमारे सामने हैं मेरे बच्चों, जितने भी ये लोग हमारे सामने हैं, ठीक है ना, अगर इनके बारे में समझा जाए, मान लीजिए इसकी कंसीडरेशन का गेम है, ये कंसीडरेशन का गेम है, इसको संभल के चलेंगे हम। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है जी। मैं अगर किसी चीज को यहां पर प्लेस करता हूं, तो एक बार में बहुत सारे लोग इसको कंसीडर करेंगे। ये वाला परसेप्शन तो अपने आप में अमंग है,
ये वाला परसेप्शन तो अपने आप में अमंग है। लेकिन अब मान लीजिए अगर इन दो के बीच में एक बार की कंसीडरेशन उठाई जाए, इन दो के बीच में, 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 तो जब इनकी पारस्परिक, जब इनकी आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात आती है, तो इन दो के बीच में, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी ये बताया कि पॉइंट ए और बी के बीच की अगर बात कही जाए तो ऐसी कंसीडरेशन में हम लोगों को जाना होता है बिटवीन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन देयर स्टडी, इनकी रिसर्च में, दे ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, उन्होंने खोजने की कोशिश की रिलेशनशिप अमंग एन ऑर्गेनिज्म, इट्स हैबिटेट एंड द, ठीक है ना जी। तो सर आपस में ये है क्या, पहला पॉइंट ये है उनका ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना जी, क्या इसका हैबिटेट, और एक है प्रेडेटर का जो वहां पर रहता है। तो एंड के साथ कंसीडरेशन अगर हम लेकर आ रहे हैं तो ऐसे भी इसको ठीक किया जा सकता है कि अमंग की जगह हम लोगों को बिटवीन, यानी कि टू एट अ टाइम, रिलेशनशिप में टू एट अ टाइम की बात हम लोगों को समझनी होती है। तो यहाँ सी पार्ट को हमें ठीक करना होता है। मेरी बात समझे, करेक्ट है, हाँ कि नहीं। इस सवाल का एक दूसरा फॉर्मेट भी समझिएगा। मान लीजिए चार फ्रेंड्स हैं, चार फ्रेंड्स का नाम अगर लिख दिया है सीधा सीधा, आई मीन चार फ्रेंड्स अगर संख्या लिख दी है, अमंग का यूज करें, ठीक है ना। अब चार फ्रेंड्स में ए है, बी है, सी है एंड डी है, इनके बीच में कोई भी बात है, तब आप इनकी रेसिप्रोकल सिचुएशन को समझने के लिए ए और बी को कंसीडर, बी और सी को, और सी और डी को, और ए और डी को कंसीडर करेंगे, तो ये बिटवीन के कॉन्सेप्ट पर आता है। हियर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर योर कन्वीनियंस। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को बना के देखते हैं ये क्या कहता है। अरे क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मजेदार है, सीखने योग्य है, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। ईच वॉल मस्ट बी पेंटेड बाई वाइट पेंट, ध्यान से समझेंगे। ईच एक डिटर्मिनर है जिसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ये इसकी लिखी हुई पैसिव फॉर्म है, वर्ब की यहाँ पर पैसिव फॉर्म लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी टूल की, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की, या हम ऐसे सोर्स की जिससे कोई काम किया जाए, तो उसके लिए हम लोग बाई का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी विद। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर पेंटेड के साथ मैं यहाँ बाई लगाता हूं तो बाई के साथ तो मुझे पर्सन मेंशन करना होगा कि किस इंसान ने ये काम किया है ना। मैं अगर कहूँ ईच वॉल मस्ट बी पेंटेड बाई रोहित शर्मा, ठीक है, तो किसी इंसान का नाम मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं टूल, इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी चीज जिसके जरिए कोई किया जा रहा है काम, कोई मटेरियल है, कोई कलर है, तो उसके लिए हमें विद का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए करेक्शन कौन सी जगह पर है, पार्ट सी में करेक्शन है, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपके लिए दे दी है। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार ध्यान से पहले पढ़ेंगे आप लोग। द गेस्ट आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक इन अराइवल। पहली बात तो आस्क के साथ जब हम फोर का यूज करते हैं तो ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, और आस्क के साथ फोर लगाने का मतलब क्या होता है, टू रिक्वेस्ट, यानी कि किसी भी चीज की रिक्वेस्ट करना, कोई चीज मांगना, लेकिन उसके पीछे रिक्वेस्ट वाला एटीट्यूड है। तो द गेस्ट डूअर है, आस्क फॉर अपनी जगह सही जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। आगे लिखा बेटा फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ये फ्रेज है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन, ऑफ लगाकर इसकी काउंटेबिलिटी को डिसाइड किया है अ ग्लास ने, ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं, अ ग्लास ने। आगे लिखा टू ड्रिंक, अब टू ड्रिंक एक इन्फिनिटिव है, इसका जो डूअर है वो कौन है, गेस्ट ही इस पानी को पिएगा, गेस्ट ही इस पानी को पिएगा, ठीक है ना जी। अब इन अराइवल यहां अपनी जगह गलत है, क्योंकि अराइवल किसी इंसान का कहीं पर पहुंचना एक स्पेसिफिक टाइम को शो करता है, और बाबू स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो हम ऑन की बात करते हैं। आप लोग ये फ्रेज कॉमनली यूज भी करते हैं, ऑन अराइवल, समझ रहे हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए विदेश घूमने जाते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं ऑन अराइवल आपको वीजा देती हैं, आपके वहां पहुंचते ही उसी डेट पर आपको मिलेगा। अराइवल का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक टाइम नहीं, बेसिकली ये स्पेसिफिक डे कह सकते हैं, ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमें कहना क्या होगा बेटा, इन अराइवल की जगह हमें कहना होगा ऑन अराइवल। अब यहाँ ये ऑन अराइवल, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन 6 की तरफ ध्यान से देखेंगे, शाबाश।
बहुत बढ़िया, कोशिश एक बार करके देखेंगे इसमें। आओ समझते हैं। मिस्टर बारिक नाम है किसी का, वॉज अ मिलियनियर। मिलियनियर की स्पेलिंग भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है ना। मिलियनियर की स्पेलिंग को याद करना है, मिल MIL, उसके बाद आपको लिखना है लॉयन। लॉयन उड़ा दिया हवा में, हवा में उड़ाते आप कहेंगे अरे, ठीक है ना जी। तो मिलियनियर की स्पेलिंग बहुत आसान है याद करनी, ठीक है। एंड ही वांटेड, और वो चाहता था, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खर्च करना, इन हिज डॉटर्स मैरिज, टू मेक इट अ मेमोरेबल इवेंट। देखिए, एक बहुत प्यारी गलती होती है, उस प्यारी गलती को कहा जाता है इंडियनिज्म। अब इंडियनिज्म का मतलब होता है कि इंग्लिश को भारतीय अंदाज में सीखना। आप इसी चीज को अगर कहें तो नेटिव लैंग्वेज का इम्पैक्ट इंग्लिश में शो करना, इसे इंडियनिज्म कहते हैं। यानी कि हिंदी में कोई बात अगर कह रहे हैं आप, तो उसको एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। मैं आपको समझाता हूं। वह कक्षा में अनुपस्थित है, हिंदी में हमने बोला, हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज एब्सेंट इन द क्लास। अब लॉजिक अगर लगाकर इसमें देखेंगे, अगर ही इज इन द क्लास तो एब्सेंट कैसे हुआ, एब्सेंट तो हो ही नहीं सकता, अगर वो क्लास में तो एब्सेंट कैसे हुआ, ठीक है ना जी। तो इसी की वजह से इंडियनिज्म ने इस गलती को ठीक किया, और एब्सेंट के साथ हम फ्रॉम यूज करते हैं जब कोई प्लेस का जिक्र हम करते हैं। एब्सेंट के साथ इन का यूज नहीं करते, प्रेजेंट के साथ इनका यूज करते हैं। अब यही चीज यहाँ पर हमारे सामने है कि भाई बेटी की शादी में उसने बहुत सारा पैसा खर्च करने का सोचा। बेटी की शादी में, उस में को उठाकर यहाँ पर इस इन को टिका दिया। जबकि किसी भी बेटी की अगर शादी होगी तो वो स्पेसिफिक डे पर होगी, किसी ना किसी डेट पर होगी, और स्पेसिफिक डे या डेट के लिए हमें ऑन लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोगों को गलती ठीक करनी होगी, ठीक है ना। तो कई संज्ञा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम ट्रांसलेशन के पार्ट से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ट्रांसलेशन गेम नहीं है, गेम है लॉजिकल चीजों को समझना, तार्किक रूप से क्वेश्चन को उड़ाना। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्वेश्चन 7 को बनाते हैं। पहले एक बार आप इसको बनाने की कोशिश करें। द पेंटर्स वॉन्ट टू बी पेड, है ना। पेंटर्स हमारे सामने नॉन डूअर है, नॉन डूअर का मतलब क्या हुआ, पैसिव कंस्ट्रक्शन बताने का काम कर रहा है। चाहते हैं कौन, पेंटर्स। अब इसके लिए तो ये डूअर है, लेकिन सर पेंटर्स को पैसे दिए जाएंगे तो इनके लिए नॉन डूअर है, इस लिखी हुई वर्ब का ये डूअर हो गया। इमीडिएटली, ऑन कैश विद नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जो भी पेमेंट हो उस पेमेंट का मीडियम क्या होना चाहिए, बोल नहीं रहे हो सर। जब किसी भी चीज के मीडियम को आप बताते हैं तो उसके लिए इन यूज करते हैं, तो ऑन कैश नहीं इन कैश, ठीक है ना। ये तो आप सामान्य दुकानदारी की भाषा में भी देखते हैं, मेरी बात समझ है। यूजुअली जो लेडीज होती है ना, वो यही कहती हैं कि आई विल पे इन कैश, है ना, समझ रहे हैं। तो आजकल तो खैर पेटीएम का जमाना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर होगा इमीडिएटली इन कैश एंड विद नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब यहां विद लिखने की कोई सेंस है क्या, यहां पर विद लिखने की कोई सेंस है भाई। विद के साथ अगर हम प्रेपोजिशन लिखने की कोशिश करते हैं तो विद के बाद हम, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट एक वर्ड में हो सकता है, मतलब एक वर्ड में हो सकता है या फिर एक फ्रेज में हो सकता है, लेकिन यहां तो लिखा है नो क्वेश्चंस आस्क्ड, तो यहां विद की तो एग्जैक्टली कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं। एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हम लोगों ने एक दूसरा मेन क्लॉज इसके साथ जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस विद की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर एक नहीं दो जगह पर हमें करेक्शन करनी होगी। पहले तो यहाँ इन हमें लिखना होगा, दूसरी तरफ यहाँ विद हटाना होगा, ठीक है जी। ओके, अब ये इंडियनिज्म का ही कसूर है, ये वही इंडियनिज्म का कसूर है कि पेंटर चाहते हैं उन्हें पे किया जाए तुरंत, कैश पर, कैश पर, है ना, खुले पैसे पर उसे मजदूरी मिलनी चाहिए, और इसके साथ कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो के साथ हम लोगों ने रटा है कि विद हम यूज करते हैं। प्रेपोजिशन एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है जिसको समझा जाता है बेटा, ठीक है ना। मेरा एक छोटा सा अप्रोच होता है इंग्लिश को सिखाने में कि इंग्लिश को सीखा जा सकता है,
सीधा सीधा हिंदी से रट नहीं सकते हैं। रटने से आपको ना थोड़े दिनों के बाद दिक्कत आएगी, ठीक है ना। क्योंकि टीचर अपनी क्लास में जितने क्वेश्चंस आपको करवा रहा है वे सब तो बन गए, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन सामने आ गया उस समय बेहोश हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने से पहले, द मदर एंश्योर्ड दैट द चाइल्ड वॉज प्रोटेक्टेड बाय द चिलिंग वेदर। ठीक है जी। अब प्रोटेक्टेड के साथ यहाँ बाई लगा दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर वॉज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दिया है, तो इस बाई का मतलब तो पैसिव कंसीडरेशन है। क्या चिलिंग वेदर के द्वारा किसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा? नहीं सर, हमें यहाँ पर चिलिंग वेदर मीन्स बहुत कड़कड़ाती ठंड से किसी को बचाना है, उससे एक रेसिस्टेंस क्रिएट करना है। तो बाई तो पैसिव बना रहा है, हमें यहाँ पर लेकर चलना होगा फ्रॉम। हमें यहाँ पर लेकर चलना होगा क्या चीज? फ्रॉम। ठीक है ना जी। बाई अगर हम यहाँ पर कह देते हैं तो इस बाई के बाद हमें पर्सन का जिक्र करना पड़ता है, एजेंट का मेंशन यानी कि डूअर को मेंशन करना पड़ता है कि किसके द्वारा ये काम किया गया है। ठीक है ना जी। तो ये वाले पॉइंट पर हमें ध्यान देना है मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन हो गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। आई रेड अ ग्रेट स्टोरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई डूअर है, पास्ट इंडेफिनिट है। अ ग्रेट स्टोरी इसी लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। ये हमारे सामने कंजंक्शन हो गया है। दैट वाज पब्लिश्ड, कंजंक्शन इन पार्ट ऑफ, ये अपने में एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। दैट वाज पब्लिश्ड ऑन द न्यूज़पेपर। सर ऑन कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात करता है, और जब किसी भी बुक में मेरे बच्चों, जब किसी भी बुक में किसी भी टेक्स्ट में कोई चीज मेंशन की जाती है तो वो सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट में इन लेकर चलती है। कहाँ छपी है ये न्यूज, आई मीन ये ग्रेट स्टोरी? आप कहेंगे न्यूज़पेपर में, इन द न्यूज़पेपर। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है द कंप्लीट प्लॉट ऑफ द स्टोरी, कहानी का पूरा क्या ढांचा है, ये मुझे याद नहीं है। तो मेरे बच्चे यहीं पर एक छोटी सी करेक्शन की हमें बात करनी है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। रिसेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द क्वेश्चन, आई मीन कौन से पेपर से ये लिए गए हैं। अब इस सवाल को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, देखिए थोड़ा सवाल लंबा है इसलिए समय दिया आपको। इट इज 14:25 आवर्स, ये समय है अभी। एंड द अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन इज 14:30, ठीक है ना, और इनका जो आने का टाइम है वो 14:30 आवर्स है। सो वी हैव टू वेट फॉर 5 मोर मिनट्स, हमें 5 मिनट और ज्यादा वेट करना होगा। एंड द ट्रेन इज गोइंग टू कम टू द स्टेशन विद इन 5 मिनट्स, ठीक है ना, और ट्रेन जो है वो आने की कोशिश कितनी देर में करेगी, है जी। तो आप कहेंगे सर ट्रेन आ सकती है विद इन 5 मिनट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो विद इन यूज हुआ है ये अपनी जगह बिल्कुल सही यूज हुआ है। विद इन का मतलब क्या होता है, हमारे सामने एक ऐसी ड्यूरेशन है, ठीक है ना, जो कि गिवन है ना, जो कि फिक्स्ड है। यानी कि फिक्स्ड होने का मतलब जिसका हमें स्टार्ट भी पता है, जिसका हमें एंड भी पता है, और स्टार्ट से एंड तक के बीच में चाहे वो यहाँ आए या बीच में किसी भी समय आए, ये कह नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? अब इस लिखे हुए सवाल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक छोटी सी चीज चैलेंज हो रही है हमारे सामने कि इट इज 14:25 आवर्स नाउ, इस समय ये हुआ है, एंड अराइवल टाइम ऑफ द ट्रेन इज 14:30, ये उसका अराइवल टाइम है। तो हमें 5 मिनट और ज्यादा वेट करना होगा, ठीक है। अब यहां पर आपने ये कह दिया कि हमें 5 मिनट वेट करना होगा, तो जब 5 मिनट हमें यहाँ पर वेट करना ही होगा तो फिर यहाँ पर फिर से 5 मिनट कहने की क्या जरूरत है, ठीक है ना जी। देखो कायदे से तो हम इस सेंटेंस में कुछ छेड़खानी ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से हमें किसी एक ऑप्शन में सेंटेंस में करेक्शन या इंप्रूवमेंट तो दिखानी ही पड़ेगी, है ना। अगर इसमें एक ऑप्शन होता नो इंप्रूवमेंट, में छेड़ता ही नहीं सवाल को। ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है बाबू, इसको समझिएगा। नो इंप्रूवमेंट होता तो मैं छेड़ता ही नहीं, क्योंकि इसने यहाँ 4 ऑप्शंस में कहीं ना कहीं हमसे बिंदी टिक्की लगवानी है, तो हमें फिर उस पॉइंट से सोचना पड़ेगा। यहाँ इसने क्या कहा है, हमें 5 मिनट और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, एंड द ट्रेन इज गोइंग टू कम टू द स्टेशन विद इन 5 मिनट्स। तो क्या यहाँ पर 5 मिनट 2 बार कहने की कोई सेंस है, ये सोचने का सवाल बन जाता है। ठीक है जी, हाँ कि नहीं?
अब इस लिखे हुए सवाल के अंदर अगर हम करेक्शन की बात कर रहे हैं तो करेक्शन यहां पर होगी। पहली बात तो ट्रेन चलकर नहीं आती है, ट्रेन का आना, तो ट्रेन का आना कम नहीं होगा, अराइव होगा। अराइव के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन एट हम यूज करते हैं। द ट्रेन इज गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन, और उसके बाद आपको विद इन 5 मिनट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो कम वर्ड होता है ना, ये कम जो वर्ड होता है ये इंसानों के लिए होता है जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी हो, समझ रहे हैं। इंसान की जगह आप लिविंग की कैटेगरी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अराइव इज अ वर्ड जो यूज किया जाता है किसी के पहुंचने से संबंधित, तो इस वाले पार्ट में हम इसकी करेक्शन को मार्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, तो ये अच्छा सवाल है, एक नए लेवल का सवाल है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखेंगे और बनाकर देखेंगे और कमेंट सेक्शन में लॉजिकल आंसर इसका जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ मेरे बच्चों, ठीक है, तो इसी बातचीत के साथ आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और इससे पहले ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना 10 मिनट शो की, हर एक क्लास में मैंने अपने नाम की बहुत अच्छे से मेहनत की है, आपके लिए बहुत कुछ में से कुछ खास निकाल कर 10 मिनट में आपके लिए जो तैयार किया है, सभी क्लासेस को जरूर देखें, ठीक है बच्चे। इस समय इधर उधर की बकैतियां, इधर उधर की रीलबाजी देखने की बजाय अगर हम काम का कंटेंट कम समय में क्रिस्प कंटेंट अगर देख लें तो नेचुरल है हमारे मार्क्स में 1-2 नंबर का इजाफा इंक्रीज हो सकता है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।